Welcome dear students once again in another part of organic chemistry haloalkanes haloarenes. So our today's topic is nucleophilicity versus basicity. आज हम इसमें सीखेंगे कि एक न्यूक्लियोफाइल और एक बेस में क्या डिफरेंस होता है, ये कहाँ पे डिफर होते हैं और इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में. ओके, लेट्स सी. न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी हमने देखा हुआ है इन क्लास 11th दैट एनी स्पीशीज which is nucleus loving, which is electron rich species, that is called a nucleophile. So nucleophile जो हमारा होता है इसका हम सिंपली कह सकते हैं it's a nucleus loving species. nucleus loving species न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज एक ऐसा ही स्पीशीज हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तभी हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो हुआ करता है वही न्यूक्लियस पे अटैक करेगा. न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है. वी ऑलरेडी नो दैट न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल हुआ करते हैं, प्रोटॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज. तो न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे वही अटैक करेगा, वही रिएक्ट करेगा जो खुद नेगेटिवली चार्ज होगा. नेगेटिवली चार्ज वही होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा, तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है. तो जैसे न्यूक्लियोफाइल कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड, इट कैन बी आल्सो न्यूट्रल. तो जैसे हमारे पास है वी आर हैविंग Cl नेगेटिव है, हैलाइड आयंस, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सभी न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल है. जैसे Cn नेगेटिव है हैविंग, या न्यूट्रल भी कहीं हो सकते हैं. जैसे हमारे पास वाटर है, हमारे पास NH3 है, अमोनिया. तो ये न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल है विच आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. देखने को यहाँ से मिल रहा है कि इन पे या तो नेगेटिव चार्ज होती है. नेगेटिव चार्ज तभी आ जाती है जब कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो तभी ये इलेक्ट्रॉन रिच है. या इनके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तब भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है. तो ये सभी न्यूक्लियोफाइल्स है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. जैसे जस्ट है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे. वी आर हैविंग OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, इट इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं इस न्यूक्लियोफाइल ये कैसे काम करता है. देखो जैसे लेट्स टेक वी आर हैविंग हेलो अल्केन है ना, हमारे पास अल्काइल हैलाइड है दिस वन. लेट्स टेक दिस इज अवर मिथाइल ब्रोमाइड. यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है इस कार्बन के साथ. इससे पहले ऑलरेडी हमने देखा है दैट ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है इनके साथ अल्काइल हैलाइड्स, इट्स पोलर इन नेचर. पोलर बॉन्ड होता है. बोरॉन यहाँ पे ब्रोमाइड जो है Br, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इट विल अट्रैक्ट द श्योर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, स्पेशलाइट डेल नेगेटिव और इस पे डेल पॉजिटिव. तो नाउ यहाँ पे इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर हम यहाँ पे OH नेगेटिव का अटैक करवाएंगे. दिस हियर इज ए न्यूक्लियोफाइल. दिस हियर इज ए न्यूक्लियोफाइल. चलो पहले इसको हम जनरल यहाँ पे दिखा देते हैं. न्यूक्लियोफाइल जो है उसको हम जनरली दिखा देते हैं NU नेगेटिव सिंबल से. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इट विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड. इस कार्बन पे अटैक करेगा. क्यों? क्योंकि मैंने बताया न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है और ये न्यूक्लियस लविंग होता है. तो देख लो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, डेल पॉजिटिव, सो इट बिहेव्स लाइक ए न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना. तो ये नेगेटिव चार्ज्ड स्पीशीज जो है न्यूक्लियोफाइल जो है इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, व्हाट वी विल गेट द प्रोडक्ट, वी विल जस्ट लाइक दिस वन. यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल आ गया. अब इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन एटम्स थे और यहाँ पे ये जो Br है ये बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमाइड आयन, Br नेगेटिव. तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि कैसे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. नाउ अब ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है फिर हम क्या बताएंगे, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है स्पीशीज के पास जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली डोनेट करता है. देखो ये इलेक्ट्रॉन रिच है
तो ये इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो तभी हम बताते हैं दैट न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, न्यूक्लियोफिलिसिटी रेफर्स टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। सिंपली आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। जिस भी स्पीशीज में ये टेंडेंसी होगा कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी रेफर्स टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी शॉर्ट में। और न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ये आप याद रखेंगे, दिस इज अ काइनेटिक प्रॉपर्टी, इट इज अ काइनेटिक प्रॉपर्टी, है ना, काइनेटिक्स हम पढ़ते हैं, काइनेटिक प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स सी बेसिसिटी को कैसे हम फिर बताएंगे, फिर एग्जांपल देंगे, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। बेसिसिटी जो है दैट रेफर्स टू प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, यहां पे हम लिखेंगे दैट बेसिसिटी जो है, बेसिसिटी रेफर्स टू प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। अगर किसी स्पीशीज में ये टेंडेंसी है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस टेंडेंसी को हम कहते हैं बेसिसिटी। दैट विल एक्ट एज अ बेस। एनी स्पीशीज दैट कैन बी आल्सो नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल, जिसमें ये टेंडेंसी होगी कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इज कॉल्ड द बेसिसिटी। अब चाहे न्यूक्लियोफिलिसिटी हो या चाहे बेसिसिटी, जैसे यहाँ पे बता देते हैं, बेसिसिटी मीन्स प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। जैसे हमारे पास OH नेगेटिव है, ये एक ऐसा स्पीशीज है कि अगर कहीं पे इसको प्रोटॉन मिल रहा है, प्रोटॉन H पॉजिटिव को हम कहते हैं ना, प्रोटॉन H पॉजिटिव में एक ही प्रोटॉन होता है, तो तभी इसको प्रोटॉन कहा जाता है। तो ये इस प्रोटॉन को इजिली एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे बन जाएगा वाटर। सो दिस टेंडेंसी, so it is a base. Why it is a base? Because it has the proton accepting tendency. ये इस प्रोटॉन को इजिली एक्सेप्ट कर लेता है ताकि ये स्टेबल बन जाए, ताकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाए वाटर, वाटर मॉलिक्यूल स्टेबल है। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि दैट हाँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है, काइनेटिक प्रॉपर्टी है। बेसिसिटी में आप याद रखेंगे, it is a thermodynamic property, it is a thermodynamic property। ठीक है, ये एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। तो यहां पे हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, जहां पे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होगी वहां पे स्टेबिलिटी। तो बेस जो है, स्टेबिलिटी की बात यहां पे होती है। जब भी बेसिसिटी आ जाएगा तो वहां पे आपको समझना है स्टेबिलिटी। बट जहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी आ जाएगा वहां पे कोई स्टेबिलिटी नहीं, काइनेटिक प्रॉपर्टी है। तो दैट मीन्स रिएक्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है न्यूक्लियोफाइल की। फटाफट ये न्यूक्लियोफाइल आपका है तो फटाफट ये इस कार्बन, इस न्यूक्लियोफाइल, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे अटैक कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, जल्दी से ये रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। तो इसीलिए आप याद रखेंगे दैट न्यूक्लियोफाइल जो होता है इसकी रिएक्शन रेट ज्यादा होती है, जल्दी ये रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, रिएक्शन में जल्दी ये हिस्सा लेता है। बट बेसिसिटी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है। ये एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है एंड इट रेफर्स टू सिंपली प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। एक स्पीशीज के अंदर कितनी टेंडेंसी है प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसको हम बताएंगे बेसिसिटी। नाउ चाहे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो या चाहे हमारे पास एक बेस है, दोनों में क्या हो सकता है, either whether they can be negatively charged species or they can be neutral species having lone pair, है ना। देखो, चाहे आपका न्यूक्लियोफाइल जो है या चाहे आपका बेस है, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ड्यू टू either नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम याद रखेंगे, चाहे न्यूक्लियोफिलिसिटी हो या बेसिसिटी हो, बोथ और either
ड्यू टू नेगेटिव चार्ज or due to lone pair electrons. चाहे कोई स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल है या चाहे कोई स्पीशीज जो है वो आपका बेस है, वो किसकी वजह से होगा? either due to the negative charge or due to the lone pair electrons, right? तो इसका मतलब ये हुआ that न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी जो है ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आप याद रखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल होने का मतलब ये हुआ दैट इज a strong base is a strong nucleophile। एक स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जब ये दोनों पैरेलल है इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, या जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है। बट इट इज पॉसिबल ओनली अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कौन कौन सा सर्कमस्टेंस ऐसा है, कौन सी कंडीशन ऐसी है कि जहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली अंडर सर्टन circumstance। तो पहला जो यहां पे आप याद रखेंगे कि कहां पे ऐसा हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है, ऐसा हो सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये तब होगा when atoms involved are same। when atoms involved और same, जो एटम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, दो स्पीशीज अगर हमारे पास है तो उनमें जो एटम्स इन्वॉल्व होंगे अगर वो सेम है तब ऐसा हो सकता है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। सो लेट्स गिव द एग्जांपल। जैसे हमारे पास है OH नेगेटिव है ना, हाइड्रोक्साइड आयन, एंड वी आर हैविंग अल्कोक्साइड आयन और O नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका जो एटम इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, मेन एटम जो है दैट इज द ऑक्सीजन एटम। तो दोनों में सेम एटम इज इन्वॉल्व जिसपे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स भी है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेसिस भी स्ट्रॉन्ग है एज वेल एज ये दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स भी है। ये यहाँ पे आप याद रखें है ना। न्यूक्लियोफाइल में शॉर्ट में ऐसे ही दिखाऊंगा, NU नेगेटिव सिंबल से ही दिखाया करते हैं। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस भी है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स भी है बिकॉज द एटम इन्वॉल्व्ड इज सेम। जब ऐसा होगा कि एटम इन्वॉल्व्ड इज सेम तब जो ये OH नेगेटिव, अगर इसको आप कह रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो इसके पास ये भी टेंडेंसी है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे अभी मैंने दिखाया था। तो वैसे यहाँ पे भी है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इसके पास है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पर इसके अलावा ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, अल्कोहल भी बन जाएगा। जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, इट विल फॉर्म अल्कोहल। तो एट दैट टाइम इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। सो लेट्स हैव नेक्स्ट केस। एक ऐसा दूसरा सर्कमस्टेंस जहां पे ऐसा पॉसिबल है दैट स्ट्रॉन्ग बेस इज a strong nucleophile, that's when atoms involved belong to same period
जब एटम्स एक ही पीरियड से बिलोंग करते होंगे, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, नाइट्रोजन का कंपाउंड देख लेते हैं, अमोनिया NH3। नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे एक लोन पेयर है एंड वी आर हैविंग वाटर है हमारे पास, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी। पर यहाँ पे अगर हम माइन्यूटली देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो देखो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इसके पास भी है, इसके पास भी है। पर जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? क्या लग रहा है? इसके ऊपर भी लोन पेयर अवेलेबल है, इसके ऊपर भी है, पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने याद रखा है, फोन टर्म है FON, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता है, इसलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वीक होगा। बट दिस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब ये बेस भी एक्ट करेगा, है ना। इसके पास ये भी प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट भी करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी इसके पास अवेलेबल है। जो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव, इट विल फॉर्म अमोनियम आयन, दैट्स NH4 पॉजिटिव। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस आल्सो। पर वाटर अगर इसके साथ हम कंपेयर करेंगे अमोनिया के साथ, तो वाटर इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस, तब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि पहले ही तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी इसके पास कम होगी। तो ऐसे करके हम ये कंपेयर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, नाउ लेट्स सी द एक्सेप्शन। देखो ये तो हमने देख लिया कहाँ पे हम ये कंपेयर कर सकते हैं, कहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होगा, ठीक है। जैसे ये NH3 जो है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। पर नाउ लेट्स सी द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहाँ पे है कि when the atoms belong to same group, okay let's see, यहाँ पे आप एक्सेप्शन में याद रखेंगे that when atoms belong to same group, अगर एटम्स एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तब ये नहीं होगा कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, नो, तब ऐसा नहीं होगा। ओके लेट्स कंपेयर, लेट्स सी। देखो अभी हमने देखा अल्कोक्साइड आयन, देखो और वो नेगेटिव है ना, इस स्पीशीज को लेते हैं और अनदर लेते हैं ऑक्सीजन फैमिली में। अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन फैमिली जो है ग्रुप नंबर 16 है, तो उसमें ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, तो RS नेगेटिव। ओके लेट्स, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर जो है ये एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, सेम ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 16। तो यहाँ पे देखो ये जो RS नेगेटिव है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्यों है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल को हमने डिफाइन किया, इट इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। पर ऑक्सीजन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पर ऑक्सीजन अभी बताया था ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं देता है, तो इट इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल, इट्स ए वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा, चलो ये तो बता दिया, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियो, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और ये एक वीक बेस होगा। नाउ लेट्स सी व्हाई। देखो अगर यहाँ पे इसको हम प्रोटॉन देंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इन दोनों को प्रोटॉन दे देते हैं, लेट्स से RO नेगेटिव है, इसको अगर हम H पॉजिटिव प्रोटॉन दे देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ROH अल्कोहल बन जाएगा, OH बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। सिमिलरली हमारे पास RS नेगेटिव अनदर स्पीशीज है, इसको भी अगर हम प्रोटॉन यहाँ पे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, RS and H थायो अल्कोहल बन जाएगा। अब यहाँ पे समझना इसको, दैट
OH बॉन्ड जो बना, देखो अल्कोहल बना और ये थायो अल्कोहल बना, थायोल जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा गया, दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड जो है ये ज्यादा है देन SH बॉन्ड। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, that it has been found that bond dissociation energy of OH bond जो है ये ज्यादा है किससे, देन SH bond. This is very important that bond dissociation energy of OH bond जो है वो ज्यादा है SH से. It is nearly 410 किलोजूल पर मोल है ना, और यहाँ पे 339 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, दैट मीन्स ये इजिली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और तभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और ये ज्यादा स्टेबल है। तो जब यहाँ पे इसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तभी ये स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट कर रहा है, क्योंकि बेसिसिटी हमने बताया इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। तो यहाँ पे ये इजिली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तभी ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और वो कैसे हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो OH बॉन्ड की है वो ज्यादा है SH बॉन्ड से, तभी ये ज्यादा स्टेबल है, तभी ये इजिली इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है एज कम्पेयर टू SH। नाउ लेट्स सी, ये तो हमने देखा इसका, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये तभी क्या होगा, वीक बेस, SH विल बी, और S नेगेटिव जो है ये वीक बेस होगा। अब अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे, है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। तो देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लोन पेयर भी होते हैं। तो अब कौन देगा इजिली इलेक्ट्रॉन, कौन रिलीज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वही जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोन होता है, फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, है ना। फ्लोन के टर्म से इसको हम याद रखते हैं, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन फिर इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकता, पर सल्फर दे सकता है, इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज करेगा, तो इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी इन केस ऑफ हैलाइड आयन्स, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास है यहाँ पे हैलाइड आयन्स, ठीक है ना, हैलोजन जो है उनके आयन्स को हम ले लेते हैं। तो हमारे पास है वी आर हैविंग, है ना, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोराइड है ना, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये मैन हैलोजन हैलाइड आयन्स है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इनके ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो इनमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे क्या हम देखेंगे, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, दैट F नेगेटिव जो है फ्लोराइड, ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, इससे ज्यादा क्लोराइड होगा, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज द आयोडाइड। इसका रीजन अभी देख लेते हैं। सिमिलरली अगर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दैट ऑर्डर अपोजिट होगा। बेसिसिटी का जो ऑर्डर है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस फ्लोराइड आयन, देन क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, और आयोडाइड आयन तो सबसे वीक बेस होगा। नाउ लेट्स सी व्हाई इट्स सो। देखो अगर हम बात करेंगे, ओके लेट्स से ये जो हैलाइड आयन्स हैं फ्लोराइड से लेकर आयोडाइड तक, इनको प्रोटॉन दे देते हैं, है ना, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ही को ही हम बेसिसिटी कहते हैं। अगर इसको प्रोटॉन देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सिमिलरली इसको देंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको देंगे तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड। सिमिलरली वी आर हैविंग हाइड्रोआयोडिक एसिड। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। तो ये हम पढ़ते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ग्रुप 16 है ना, ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली जो है, वहां पे हम देख लेते हैं। ये जो एसिड्स है इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोआयोडिक एसिड, HF जो है ये वीक एसिड है एज कंपेयर टू हाइड्रोआयोडिक एसिड। नाउ अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो यहाँ पे
जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, प्रोटॉन इजिली देने की, है ना, वो इजिली प्रोटॉन दे देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड उसी को हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन इजिली देगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बॉन्ड यहाँ पे वीक होगा, तभी तो ये इजिली प्रोटॉन देगा। अगर बॉन्ड यहाँ पे वीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी, है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, है। इसका मतलब ये हुआ एफ नेगेटिव जो है ये इजिली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वो हाई हो गया ना, यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, जो बॉन्ड को आपको तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी वो बहुत ही ज्यादा होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाई, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई। और यहाँ पे आप लिखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लो, यहाँ पे कम है। तो इसका मतलब ये हुआ इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तभी तो ये इजिली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के इस स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द फ्लोरीन। पर ये यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो ये एक वीक बेस होगा। पर अब अगर बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो देखो यहाँ पे अपोजिट ट्रेंड है। आई नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी जो है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एफ नेगेटिव, बिकॉज फ्लोराइड जो है, फ्लोरीन एटम जो है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाता। तो वो हम देख भी लेते हैं कहाँ पे, इससे पहले हमने देखा था फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना, आई होप कि आपको याद होगा। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा है फिंकलस्टीन रिएक्शन, उसमें हमने ये देखा था फिर अगर हमारे पास लेट्स से दिस हैलाइड है CH3CH2Br, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। यहाँ पे क्या होता है, ब्रोमीन गेट्स रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, तो ये बन जाएगा CH3CH2 एंड आयोडो इथेन, है ना, या इथाइल आयोडाइड, एंड वी विल गेट द सोडियम ब्रोमाइड, दैट्स NaBr। अब यहाँ पे क्या हुआ, दिस ब्रोमीन इट गॉट रिप्लेस्ड बाय आयोडीन। एक्चुअली ये जो Na है आयोनिक कंपाउंड, इसको आयोनाइज करके आपको क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव I नेगेटिव। तो ये I नेगेटिव जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, है। तो I नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये इस Br को बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ Br नेगेटिव। तो एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम फिर ये बताते हैं कि I नेगेटिव जो है आयोडाइड आयन, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, Br नेगेटिव से भी Cl नेगेटिव से भी, तो इनको ये इजिली रिप्लेस कर सकता है। नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन ऑन इट, जिसमें हम देखेंगे व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके लेट्स हैव, अगर हमारे पास ये कंपाउंड दिया गया है CH3 CH2 CH2 एंड O नेगेटिव, दूसरा आपको दिया गया है CH3 CH2 CH2 एंड S नेगेटिव, ठीक है, सल्फर। तीसरा आपको दिया गया है लेट्स से CH3 CH2 CO डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसे करके। यहाँ पे भी लोन पेयर ही है ना एक्चुअली ऑक्सीजन की। तो अब मुझे आप बताएंगे व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग, लेट्स से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, आपको बताना है। तो कैसे हम बताएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो कैसे हम बता सकते हैं, देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सल्फर के ऊपर और वहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमने अभी देखा न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा जो जल्दी रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, ठीक है। तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, देखो ए और बी में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के ऊपर। ऑक्सीजन मैंने बताया ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, तो ऑक्सीजन इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकता है, सल्फर कर सकता है। सल्फर इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, hence it will be a best or good nucleophile। और यहाँ पे जरा देख लो ऑक्सीजन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी,
और यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये यहाँ पे आ जाएंगे। इसका एक्चुअली यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं। कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाएगा, CH3 CH2 एंड देन C, सिंगल बॉन्ड है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड O। रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स थे है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो तो रेजोनेंस में चला गया। जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में चले जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में चले जाते हैं, वो ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं डोनेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो रेजोनेंस में चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम कैसे बता सकते हैं व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल B होगा, उसके बाद A होगा एंड देन C। आई होप कि आपने समझा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, तो दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे भी ऑक्सीजन, पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे रेजोनेंस है। रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ही नहीं, ठीक है, पर ये तो कर सकता है ना। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, इट विल बी अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और इन्वॉल्वड इन ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है डिलोकलाइज होते हैं ना, रेजोनेंस में डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, हेंस दे आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो इसलिए दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ व्हाट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, आपने ये समझा होगा, ठीक है। So this is difference that you have understood between the nucleophilicity and the basicity. अब यहाँ पे और एक important tip आप याद रखेंगे, that is stronger the acid, जितना acid strong होगा, weaker will be its conjugate base. बहुत important रहेगा, note down this point, that stronger the acid, weaker will be its conjugate base, and जितना एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, weaker will be its conjugate base, उसका जो conjugate base है उतना वीक होगा। जैसे देखो, अगर इनको हम प्रोटॉन्स देंगे, ये अगर इसको मैं प्रोटॉन दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COO एंड H, एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो एसिटिक एसिड जो है एज कंपेयर टू दीज टू, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। पर अगर ये आयोनाइज होगा लेट्स से, तभी क्या देगा, CH3 CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो ये जो इसका कंजुगेट बेस कहलाएगा, ठीक है।